मनीष, घर जा रहे हो? बस स्टॉप पर अस्पताल के वार्ड बॉय की ड्रेस में खड़े 24-25 वर्ष के एक युवक के करीब आकर अपनी कार को ब्रेक लगाते हुए वरुण सवाल किया। यस सर। युवक ने कार की ओपन विंडो में से नजर वरुण के चेहरे की ओर देखकर जवाब दिया। आओ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक ड्रॉप कर दूंगा। सर, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? मैं बस से चला जाऊंगा। अरे, लेकिन मैं तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे की ओर ही तो जा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ बैठकर चलने में क्या तकलीफ है? ऐसा है तो बैठ जाता हूँ, कहकर मनीष कार के पीछे का गेट खोलकर अंदर बैठ गया। आप मेरे घर के आसपास किसी से मिलने जा रहे हैं? कार की कुछ दूरी तय करने के बाद मनीष ने पूछा। नहीं, मैं आगे विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट तक जा रहा हूँ। वहाँ किसी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर का प्रोग्राम है क्या? मनीष के सवाल का कुछ पलों तक उसे जवाब नहीं मिला तो उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसने जल्दी से सॉरी सर कहा और जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर छलक आई पसीनों की बूंदों को साफ करने लगा। अरे, तुम बेवजह ही इतना क्यों घबरा रहे हो? अपने सामने लगे रियर व्यू मिरर की हेल्प से मनीष की एक्टिविटीज वॉच करने के बाद वरुण ने मुस्कुराकर पूछा। सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि अपनी औकात से बाहर जाकर सवाल करने की वजह से मैं तुमसे नाराज हो गया, यही ना? यस सर। भाई, पहली बात तो ये है कि तुम अपनी औकात से बाहर नहीं गए, क्योंकि मन में उठे किसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करना किसी भी एंगल से औकात से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्वेश्चन से एंग्री होकर उसे जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारा क्वेश्चन सुनकर ये सोचने में उलझ गया था कि जिसके साथ आज मेरा विंड एंड वेव्स में डिनर का प्रोग्राम है, उसे रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए रिमाइंड करवाना चाहिए या नहीं। इसलिए टाइमली तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। सॉरी फॉर इट। अब मैं तुम्हें पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ और फिर उसे रेस्टोरेंट के लिए निकलने की बात रिमाइंड करा देता हूँ जिसके साथ मुझे डिनर लेना है। इनफैक्ट मेरा आज जिसके साथ विंड एंड वेव्स में डिनर का प्रोग्राम है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, और मैं आज उसे बाहर डिनर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं कल हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ जाने की वजह से उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाने के लिए उसकी मुझसे नाराज़गी दूर कर सकूँ। अब मैं मेरे इस आंसर को सुनकर तुम्हारे मन में उठने वाले इन दो और सवालों का जवाब बिना पूछे ही देता हूँ कि मैंने शादी कब की और इसके बारे में हॉस्पिटल में अपने कलीग्स को बताया क्यों नहीं, ताकि तुम्हें इन सवालों के बोझ से छुटकारा मिल जाए और मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पर बातचीत के लिए राइट टॉपिक चूज़ करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए। एक्चुअली करीब 3 माह पहले मेरी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई कि मुझे ना शादी में किसी को इनवाइट करने का मौका मिला और ना हालात ऐसे थे कि किसी को इनवाइट करना अच्छा लगता। इसलिए मैंने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर बड़ी सादगी के साथ अपनी शादी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली और इसके बारे में अब अपने क्लाइंट्स में से किसी को भी ये सोचकर नहीं बताया कि ये बात ओपन होते ही सब लोग अलग अलग आकर मुझसे इस टाइप से सवाल पूछेंगे और मुझे एक ही टाइप के सवालों के कई बार जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपने साथ क्लाइंट्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके और उसमें ये बातें अनाउंस करके एक ही बार में सबके सवालों से पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहा था। पर आज तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना पड़ा। बट आई होप कि तुम इस बात को मेरे पार्टी ऑर्गेनाइज करते तक अपने तक ही सीमित रखोगे। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक्स, कहकर वरुण ने अपने मोबाइल से माय स्वीट हार्ट के नाम से सेव्ड नंबर पर कॉल की और कॉल रिसीव होते ही सवाल किया, कहाँ हो? दूसरी तरफ से मिले जवाब को सुनकर उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई। सॉरी यार, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास वाले चौराहे तक नहीं छोड़ पाऊंगा।
क्योंकि मुझे अभी के अभी कहीं और जाना है। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही कार को ब्रेक लगाते हुए वरुण ने मनीष से कहा, कोई बात नहीं सर, मैं पास के बस स्टॉप से बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। जवाब में ये कहने के साथ ही मनीष कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। रुको। घर में दाखिल होने के बाद अनन्या अपने बेडरूम की ओर बढ़ रही थी, तभी उसके कानों में वरुण का स्वर पड़ा तो उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव उभरे जैसे उसे वरुण को रोकने से उसका अच्छा खासा बना बनाया मूड बिगड़ गया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ, ओके? अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब में कहा, नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बोलो। अनन्या ने अपना पर्स टेबल पर रखकर अनिच्छा से वरुण के सामने बैठते हुए कहा, अनन्या, तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि बचपन में अपने एक अंकल को उनकी वाइफ के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाते और इस दौरान तुम्हारे अंकल की वाइफ को बुरी तरह से तड़पते हुए देख लेने की वजह से तुम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो गई हो, और इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें फिजिकल रिलेशन बनाने की बात सोचने पर से घबराहट होने लग जाती है? ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इस टाइप के झूठ बोलने से क्या बेनिफिट होने वाला है जो मैं ऐसा झूठ बोलूँगी? तुम्हें इस टाइप के झूठ बोलने से ये बेनिफिट हो रहा है कि तुम्हें मुझसे दूरियां बनाकर रखने के लिए डेली नए नए बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यार, मुझे लगता है कि शादी के बाद भी तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी नहीं होने की वजह से तुम अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हो, इसलिए ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। अरे, मैं डॉक्टर रश्मि के पास रेगुलरली ट्रीटमेंट कराने इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी से अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लूँ और तुम्हारी वो ज़रूरतें पूरी करने के लायक बन जाऊँ जिसे शादी के बाद पूरी करना हर लड़की की ड्यूटी होती है। बट तुम तो अब इतने इम्पेशंस निकले कि कुछ दिन इंतज़ार करने की जगह मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने लग गए। आज मुझे अपने डैड आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिना सोचे समझे तुम्हारे साथ शादी करने की अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद अफसोस हो रहा है। अफसोस तो मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए कम और तुम्हारे बारे में कुछ जाने बिना ही सिर्फ तुम्हारी एक्सटर्नल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होकर तुमसे दिल लगाने और तुम्हारे डैड से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए ज़्यादा हो रहा है। एनीवे, हम दोनों को जो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी वह हम कर चुके हैं और उस पर बात करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए हमें उस पर बात ना करके अपनी अपनी गलतियों को सुधार करने के ऑप्शंस पर डिस्कस करना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। दो लोगों के बीच पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास की बुनियाद पर कायम रहता है और उसकी बुनियाद शुरुआत में ही हिल जाए तो इस रिश्ते के ज़्यादा दिन कायम रहने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रह जाती है। इसलिए मुझे भी लगता है कि हमें हम दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के विकल्पों पर डिस्कस कर लेना चाहिए और जो विकल्प सही लगे उसे अमल में लाकर अपने इस मीनिंगलेस रिलेशन से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो ठीक है, तुम कल जाकर अपने शुक्ला अंकल से मिल लो और वे हम दोनों के डिवोर्स के लिए जो भी इजी गोइंग ऑप्शन बताएं उसके बारे में मुझे बता दो। इस प्रोसीजर के लिए जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक्स, मैं आई गो नाउ। वरुण ने तत्काल हाँ में सिर हिलाकर अनन्या को जाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद अनन्या अपने चेहरे पर इस तरह के भाव लिए बेडरूम की ओर चली गई जैसे उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी शादी के बाद पड़ने वाला ये पहला त्यौहार है, इसलिए बहू को साथ लेकर तुम्हारा आना जरूरी है। यदि तुम इस मौके पर भी बहू को साथ लेकर घर नहीं आए तो हम और तुम्हारे बाबूजी तुम दोनों से कभी बात नहीं करेंगे। तुम हम दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहते हो तो बहाने बनाना बंद करो और घर आने की तैयारी शुरू कर दो, कहकर दूसरी ओर से कॉल
डिस्कनेक्ट कर दी गई। इसके बाद वरुण अपना मोबाइल मेज पर रखकर गंभीर सोच में डूब गया। सर, फिर कल रात को मैडम के साथ विंड एंड वेव्स पे डिनर किया या नहीं? कुछ मिनटों के बाद वरुण केबिन में दाखिल होकर मनीष ने सवाल किया तो उसे सोच के समंदर से निकलकर दोबारा यथार्थ के धरातल पर आना पड़ा। नहीं, वरुण ने गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। क्यों? मैडम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इस वजह से बाहर डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। घर पर तो डिनर किया था ना? हाँ। अब मैडम की तबीयत कैसी है? एकदम मस्त हो चुकी हैं। अब तुम अपने सवालों की बौछार को ब्रेक दो और ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? बस एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने आने की वजह बताकर चला जाऊँगा। बोलो, क्या जानना चाहते हो? यही कि आप हम लोगों को पार्टी कब दे रहे हैं? मनीष का ये सवाल सुनकर वरुण के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। क्या हुआ सर? आपको मेरा पार्टी के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा? पल भर वरुण के चेहरे का मुआयना करने के बाद मनीष ने एक और सवाल उसकी ओर ताक दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पार्टी के लिए तुम्हारी बेचैनी देखकर मुस्कुराया। डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्दी पार्टी मिल जाएगी। सिर्फ मुझे? हाँ, बाकी लोगों को क्यों नहीं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है इसलिए। अब तुम अपने आने का रीज़न बताने के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करोगे। ठीक है सर, मैं यहाँ आपको डॉक्टर दीपक का ये मैसेज देने आया हूँ कि वे ज़रूरी काम आ जाने की वजह से घर चले गए हैं, इसलिए आज उनके पेशेंट को मुझे देखना है। यही ना? यस सर। पर क्या आप ये जानते हैं कि वो पिछले 1.5-2 माह से अक्सर 3-4 बजे अपनी बाकी की ड्यूटी आप पर थोप कर घर क्यों चले जाते हैं? हाँ, उनकी 2 माह पहले ही शादी हुई है, इसलिए उनकी बीवी भी उन्हें दिन भर फ़ोन कर करके जल्दी घर आने के लिए फोर्स करती रहती है और वे खुद भी ज़्यादा देर तक अपनी बीवी को छोड़कर नहीं रह पाते। इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए अक्सर अपनी 2-2.5 घंटे की ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपकर घर भागना पड़ता है। सर, आपकी भी तो। नो मोर क्वेश्चन। आप मेरे साथ चुपचाप चलो और मुझे बताओ कि मुझे आज डॉक्टर दीपक के कौन कौन से पेशेंट्स को देखना है, कहकर वरुण ने अपनी सीट छोड़ दी। डॉक्टर वरुण, मैं आई कम इन? किसी महिला का स्वर वरुण के कानों में पड़ा तो उसने चौंक कर अपने केबिन के खुले गेट की ओर देखा और बोला, अरे रश्मि दी, आपको मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कम इन। थैंक्स, कहकर गेट के बाहर खड़ी महिला अंदर आ गई और वरुण के इशारे से बैठने का आग्रह करने पर उसके सामने बैठ गई। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ पलों तक आगंतुक महिला के कुछ कहने का इंतजार करने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा तो वरुण ने ही उससे सवाल कर लिया। इस हॉस्पिटल में तो मैं कल की तरह ही अपनी प्रोफेशनल सर्विस देने आई थी, बट तुम्हारे केबिन में मैं अपने दिमाग में उठने वाले एक क्वेश्चन की वजह से आई हूँ। एक्चुअली कल तुम इस हॉस्पिटल से ड्यूटी ख़त्म करके यहाँ से निकल जाने के बाद दोबारा वापस आए और मुझसे ये पूछा कि अनन्या मेरे क्लिनिक आकर मुझसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रही है या नहीं। तभी से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि तुम दोनों की मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और मुझे मेरा ये क्वेश्चन तुम्हारे केबिन में खींच लाया। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरा ये क्वेश्चन करने आना बुरा तो नहीं लगा ना? अरे दीदी, आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछने मेरे पास आने का, मेरे बुरा मानने का तो क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि मैं आपके लिए आपके छोटे भाई की तरह हूँ और इस नाते आपके नॉलेज में ये बात आने के बाद कि मेरी वाइफ किसी सीक्रेट पर्पस से मुझे पिछले 3 माह से लगातार खुद को एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होने और उसका ट्रीटमेंट आपके पास जारी होने की मनगढ़ंत बात रिपीट कर रही है। आपका मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन करना गलत नहीं है, बट आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा। देखो वरुण, तुम अपनी इस पर्सनल प्रॉब्लम पर मेरे साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हो तो
मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी। मैं तुम्हें ये एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई मेजर डिस्प्यूट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपनी और अनन्या की मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे तो हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन निकल आए। इस वजह से मैं चाह रही थी कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में पैदा हुई प्रॉब्लम के बाद के बारे में बता दो। बट ओके दीदी, आप चाह रही हैं कि मैं आपसे अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में बता दूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट आप ये जो सोच रही हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये गलत है। क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि मेरे अनन्या को देखते ही पसंद करने और उसकी चॉइस जाने बिना उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के ख्वाब देखने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक्चुअली बात यह है कि मैं जिस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, उसके प्रिंसिपल अनन्या के डैड थे, और वो पता नहीं क्यों मुझे साधारण से स्टूडेंट से इतने प्रभावित थे कि अक्सर उस कॉलेज की मेरी जूनियर स्टूडेंट अपनी बेटी अनन्या को मेरे जैसे बनने की नसीहतें देते रहती थी। साथ ही मुझे भी अपनी बेटी अनन्या की खूबियाँ बताते रहते थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी अनन्या बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली लड़की थी, पर उनकी पत्नी कि अनन्या को जन्म देते ही असमय मौत हो जाने और उनकी पत्नी की मौत के बाद अनन्या को मातृत्व सुख ना मिल पाने और उनके पहले हमारे मेडिकल कॉलेज के पहले प्रोफेसर होने और बाद में प्रिंसिपल बन जाने की वजह से उनके अपनी बेटी अनन्या को उतना समय नहीं दे पाने जितना एक बिना माँ की बेटी को एक पिता को देना चाहिए, की वजह से अनन्या थोड़ी सी एबनॉर्मल हो गई थी। उनसे अनन्या के बारे में जानने के बाद मेरे मन में उसे देखे बिना ही उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई और साथ ही उससे मिलने की भी इच्छा पैदा हो गई। लेकिन मैं एक शर्मीला नौजवान होने की वजह अपनी ये इच्छा ना अनन्या के डैड के सामने और ना अपने किसी फ्रेंड के सामने जाहिर कर पाया। मगर मेरी किसी के भी सामने अपनी ये इच्छा जाहिर ना करने के बावजूद मैं अचानक एक दिन जान गया कि उस कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स के बीच पढ़ रही अनन्या कौन है। मैंने पहली बार तब अनन्या को देखा जब हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मेरी स्पीच देने के बाद स्पीच देने के लिए अनन्या के नाम का अनाउंसमेंट हुआ और फंक्शन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैंने उसे उस दिन देखा तो उसे देखता ही रह गया। मुझे वो पहली नज़र में सादगी में लिपटी हुई खूबसूरती की जीती जागती मिसाल लगी और उसकी स्पीच तो इतनी प्यारी और प्रभावशाली थी कि मुझे अपनी दी गई स्पीच उसके सामने बहुत फीकी लगने लगी। उसकी स्पीच कितनी देर में ख़त्म हुई ये तो मैं नहीं जान पाया, पर सारे लिसनर्स की मंत्रमुग्ध होकर सुनी गई उसकी स्पीच और उसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद गूंजने वाली तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे ये एहसास हो गया था कि उसे स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिलना तय है। लेकिन जब सारे प्रोग्राम्स ख़त्म होने के बाद प्राइजेस के अनाउंसमेंट होने शुरू हुए तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि स्पीच के लिए मुझे फर्स्ट और अनन्या को सेकंड प्राइज़ मिला है। वरुण, ये मेरी बेटी अनन्या है। एनुअल फंक्शन ख़त्म होने के बाद प्रिंसिपल अपनी खूबसूरती और बेहतरीन स्पीच से मेरा दिल चुरा लेने वाली लड़की से मेरा परिचय कराया तो मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का ये गोल्डन मोमेंट है। ये वही वरुण है जिसके बारे में मैं अक्सर तुम्हें बताता रहता हूँ। तुम इसके साथ बात करो, मैं 15-20 मिनट में प्रोफेसर के साथ तय एक छोटी सी मीटिंग निपटा कर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ ही घर चलेंगे। उसके बारे में मुझे बताने के तत्काल बाद प्रिंसिपल उससे ये कहकर मीटिंग हॉल से चले गए। इसके बाद मैं अपने आसपास को भूलकर अनन्या को अपलक निहारते हुए बातचीत करने की कोशिश करने लगा। आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। मुझे काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके साथ जिस सेंटेंस से बातचीत करना सही लगा वो मैंने आखिरकार कह ही दिया। 10-15 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक बिना किसी तैयारी के किसी सब्जेक्ट पर स्पीच देने में माहिर समझा जाने वाला और अपने से छोटे बड़े किसी भी शख्स के साथ किसी टॉपिक पर बेझिझक घंटों बात करने का अभ्यास मैं कभी अपने किसी जूनियर स्टूडेंट के साथ बात शुरू करने के लिए इतना सोच विचार करूँगा ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।
पर जब हम किसी को हद से ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ ही हो जाती हैं। थैंक्स, उसने जवाब में कुछ इस तरह से कहा जैसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट प्राइज़ आप डिज़र्व करती हैं। जानती हूँ, साथ ही ये भी जानती हूँ कि इस कॉलेज के अति आदर्शवादी और सिद्धांतवादी प्रिंसिपल की बेटी होने की वजह से मुझे आज स्पीच के लिए फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला। बट नो प्रॉब्लम, बिकॉज इस वजह से मेरे डैड को ये प्राउड फील करने का चांस मिल गया कि उनका फेवरेट स्टूडेंट इस कॉलेज का बेस्ट स्पीकर है। ओके, मैं अब जा रही हूँ बिकॉज मेरी फ्रेंड्स मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए मेरा वेट कर रही हैं। कहकर वो मुझसे पीछा छुड़ाकर कुछ दूर खड़ी गर्ल्स के एक ग्रुप की ओर चली गई। इस पहली मुलाकात के बाद हम दोनों की कुछ इसी तरह की कुछ और मुलाकात हुई। मैं अनन्या की खूबियों के लिए उसकी तारीफ करके उसे खुश करने का प्रयास करता था और वो मेरी खासियतों और उपलब्धियों को अपने प्रिंसिपल पिता का फेवरेट स्टूडेंट होने का रिवार्ड बताकर मुझे नज़रअंदाज करती रहती थी। उस एनुअल फंक्शन के करीब 1 साल बाद कॉलेज में अगला एनुअल फंक्शन हुआ और उसमें मैंने ये सोचकर स्पीच नहीं दी कि अनन्या को मेरी वजह से फर्स्ट प्राइज़ से वंचित ना होना पड़े, और मेरी एक ख्वाहिश पूरी भी हो गई। लेकिन अनन्या को फर्स्ट प्राइज़ मिला तो उसने मेरे पास आकर अपनी खुशी का इजहार करने की जगह मुझे ये कहकर उदास कर दिया कि उसने इस बार मुझे डिफीट करने के लिए भरपूर तैयारी की थी, पर मेरे पहले ही अपने हार के डर से मैदान छोड़ देने की वजह से उसका फर्स्ट प्राइज़ हासिल करने का मज़ा किरकिरा हो गया। पर मैंने सॉरी भाई, मैं तुम्हारी लाइफ की रेस्ट स्टोरी आज नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अब से 10 मिनट बाद के लिए काफ़ी पेशेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि मैं ओके दी, यू शुड गो नाउ बिकॉज आवर ड्यूटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। वरुण का जवाब सुनते ही रश्मि उठकर उसके केबिन से निकल गई। आज तुम शुक्ला अंकल से मिलने गई थी या नहीं? डिनर करने के दौरान वरुण ने डाइनिंग टेबल पर सामने बैठी अनन्या से पूछा। हाँ, अनन्या ने अनमने मन से जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम दोनों कोर्ट में आपसी कॉन्सेप्ट से डिवोर्स लेने के लिए 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक अलग अलग रहने के बाद ही पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और हम में से कोई एक डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करे तो इस टाइप की पिटीशन भी शादी के 1 साल बाद ये फाइल की जा सकती है। तुम क्या चाहती हो? मैं आपसी कॉन्सेप्ट से पिटीशन फाइल करने के फेवर में हूँ बिकॉज इसमें ना एक दूसरे पर कोई एलिगेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उसे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हमें 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा और रात में तुम्हें अकेले होने पर डर लगता है, इसलिए तुम इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाओगी। यू आर राइट, बट मुझे डिवोर्स के बाद भी तो रात में अकेले ना रह पाने की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन खोजना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से ही खोज लेती हूँ। ऐसा है तो मैं 1-2 दिन बाद ही अपना ज़रूरी सामान लेकर गांव चला जाता हूँ। यार, मुझसे अलग रहने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रहने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। मैं ऑलरेडी एक किराए का एक फ्लैट देख चुकी हूँ। अरे, इसी शहर में तुम्हारे डैड का मकान रहने के बाद तुम किराए का मकान क्यों खोज रही हो? क्योंकि मेरे तुम्हारे साथ डिवोर्स लेते ही मेरे डैड का मकान और दूसरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से एक ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ कि ऐसे मकान में शिफ्ट होने के बजाय मुझे 1-1.5 साल बाद खाली करना पड़ेगा, तो अभी से अपने रहने के लिए कोई और इंतज़ाम कर लो। तुम्हारे डैड ने कोई इस टाइप की बिल कर रखी है क्या? हाँ। सो डिसपॉइंटिंग न्यूज़ यार, तुम्हारे डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता है कि मेरे डैड ने कुछ गलत किया। आई थिंक उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी खुद की कमाई हुई है, इसलिए उन्हें ये डिसाइड करने का फुल राइट था कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बाद किसे मिलनी चाहिए। एनीवे, ये बताओ कि तुम अपने मदर फादर को मुझसे अलग रहने का क्या रीज़न बताओगे?
मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वे मुझसे भी इसका रीज़न पूछ सकते हैं, और मैंने उन्हें तुमसे डिफरेंट रीज़न बता दिया तो वे समझ जाएंगे कि हम दोनों के बीच कोई मेजर डिस्प्यूट पैदा हो गया। समझने दो यार, कभी ना कभी तो उन्हें सच्चाई पता चलेगी, तो अभी ही पता चल जाने दो। उन्हें बहुत दुख होगा ना ये जानकर कि हम लोगों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनावटी था। हाँ, बट तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें अपने डिसीजन पर स्थिर रहने में परेशानी होगी। यानी तुम खुद भी नहीं चाहते हो कि मैं अपने डिसीजन का रिव्यू करूं और इसके चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी पैदा हो। हाँ, क्यों? तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार खत्म हो गया क्या? नहीं, तो फिर मुझसे छुटकारा पाने के लिए इतने बेकरार क्यों नजर आ रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इसका आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए बेकरार नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें हम दोनों के इस अनवांटेड रिलेशन से मुक्त करना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करने के लिए आज़ाद हो जाओ। मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार ख़त्म हो गया तो मैं तुम्हारे साथ न तुम्हें मुझसे अलग होने पर होने वाली प्रॉब्लम पर डिस्कस करता, और न तुम्हें मुझसे डिवोर्स दिलाने के लिए इतना कोऑपरेट करता। मैं जानती हूँ यार कि तुम्हारे दिल से मेरे लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, बट मैं चाह कर भी तुम्हारे प्यार की प्राइस तुम्हें नहीं दे सकती। ये तुम्हारे अंदर मेरे ड्रीम बॉय की एक भी क्वालिटी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना लेती, बट आई एम सो सॉरी फॉर इट कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी क्वालिटीज़ होने और तुम्हारी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होने के बावजूद तुम्हारी तस्वीर मेरी कल्पनाओं की फ्रेम में फिट नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं अपनी नेचुरल चॉइस के खिलाफ जाकर तुम्हें नहीं अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करूँगी तो ना मैं कभी खुश रह पाऊँगी और ना तुम्हें कभी उस तरह की खुशियाँ मिल पाएंगी जो तुम्हें इस टाइप की गर्ल्स में से किसी के साथ एज अ लाइफ पार्टनर लाइफ गुजारने पर मिल सकती है, जिसकी नेचुरल चॉइस तुम्हारे जैसे बॉयज़ होते हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे भूल जाओ और कोई ऐसी लड़की को अपने हमसफ़र बना लो जो तुम्हारे चॉइस के अकॉर्डिंग हो, और वो भी तुम्हें खुशी खुशी अपना हमसफ़र बनाने के लिए तैयार हो जाए। थैंक्स फॉर एडवाइस। मुझे ये तो पता नहीं कि मैं तुम्हारी इस एडवाइस को अमल ला पाऊँगा या नहीं, बट इसे अमल में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब तुम भी मेरे एक प्रपोज़ल पर गौर करके देख लो। आई प्रॉमिस टू यू कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि तुम्हें जब तक अपना ड्रीम बॉय नहीं मिल जाता तब तक यहाँ वहाँ भटकने की जगह इसी घर में रह लो, क्योंकि तुम ये घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाओगी तब भी मेरा इस शहर को छोड़कर अपने गांव शिफ्ट होने का डिसीजन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिन रात स्टडी करके पहले एमबीबीएस और उसके बाद एमडी की डिग्री किसी बड़े हॉस्पिटल को अपनी सर्विस देकर उनके लिए पैसा कमाने की एक मशीन बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलकर गांव और आसपास के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए सस्ता उपचार उपलब्ध कराने के पर्पज़ से हासिल की है। यानी तुम अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद पिछले 1.5-2 साल से अपनी मेडिकल की डिग्रीज हासिल करने के मेन पर्पज़ को भूलकर इस शहर में सिर्फ मेरे साथ के लिए रुके हुए थे। हाँ, अब तुम इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मेरा प्रपोज़ल ठीक लगा या नहीं। एक्चुअली तुम्हारा प्रपोज़ल तो बहुत अच्छा है, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार का मिसयूज़ करके तुम्हारे घर में फ्री में रहूं। इसलिए मैं तुम्हें फ्री में रहना बुरा लग रहा है तो मुझे रेंट पे कर दिया करना। ओके ओके, बट मुझ जैसी जॉबलेस लड़की के लिए इतने बड़े घर का रेंट पे कर पाना, ऐसा है तो अपनी पसंद का कोई को टेनेंट रख लेना। दैट्स फाइनल। अब मैं इस मैटर पर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे सोने जाना है। हाँ, बट इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, गुड नाइट नाउ।
गुड नाइट यू टू। अनन्या का जवाब सुनने के बाद वरुण उठकर अपने बेडरूम में चला गया। आज मेरे पास तुम्हारी लाइफ की पूरी स्टोरी और तुम्हारी मैरिड लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सुनने के लिए सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आज तो मुझे इनके बारे में सब कुछ इत्मीनान से बता सकते हो। अगले दिन शाम को वरुण के केबिन में आकर रश्मि ने ये कहा तो वरुण ने एक गहरी सांस लेकर छोड़ने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी कहानी दोबारा बताना शुरू किया। लगभग 2 साल तक मेरे और अनन्या के बीच कुछ इस तरह का रिश्ता रहा जिसे कोई स्पेसिफिक नाम दिया जाना पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए ये भी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि अनन्या सिर्फ मुझे उसके पिता से उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही मिलने की वजह से मानवीय मन में सहज रूप से पैदा होने वाली ईर्ष्या की भावना की वजह से मुझसे चिढ़ती थी, या वो मुझे डिसलाइक करने की वजह से चिढ़ती थी। पर मुझे इतना तो पता था कि वो मुझसे नफ़रत की हद तक चिढ़ती थी, और कॉलेज कैंपस में को इंसिडेंटली हम दोनों की मुलाकात होने पर मुझसे सिर्फ इसलिए कुछ बातें करती थी ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर मुझे हर्ट कर सके। लेकिन उसके इस टाइप के मिसबिहेव के बावजूद मेरे दिल में अनन्या के लिए पैदा हुआ एक तरफा लगाव कम होने की जगह बढ़ता ही चला गया। और जब मैंने उससे पहली मुलाकात के 2 साल बाद कॉलेज छोड़ा तो मैंने इस पर्पस से कि अनन्या की हर दिन कम से कम एक झलक देखने को मिलती रहे, उसकी कॉलोनी में एक घर खरीद लिया और अपने घर की विंडो से रोज उसे कॉलेज आते जाते देखकर उसे न देख पाने की वजह से होने वाली बेचैनी दूर करता रहा। मैं कभी कभार उसे करीब से देखने और उससे बात करने की अपनी लालसा को पूरी करने के लिए उसके डैड से मिलने के बहाने उसके घर भी चला जाता था, लेकिन ऐसा करके मेरी सिर्फ उसे करीब से देखने की ख्वाहिश ही पूरी होती थी, क्योंकि वो अपने डैड के कहने पर मुझे चाय कॉफ़ी देकर बिना कोई बात किए जल्दी से खिसक जाती थी। इस तरह करीब 2 माह बिताने के बाद मुझे लगा कि अपनी चाहत को देखने की आरजू पूरी करने के साथ साथ अपनी डिग्रीज़ का यूज़ करके किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर जॉब भी करना चाहिए, ताकि हर माह अपने पिता से पैसे लेकर बैठे बिठाए खर्च करने के अपराध बोध से मुझे मुक्ति मिल जाए और मुझे आसानी से टाइम पास करने का परमानेंट जरिया मिल जाए। ये विचार मन में आने के बाद कुछ ही दिनों के प्रयास से मुझे इस अस्पताल में नौकरी मिल गई, और इसके 1.5 साल बाद हमारे प्रिंसिपल साहब के इस सवाल से मुझे अपनी मंजिल भी। एक्चुअली उन्होंने एक दिन अचानक मुझे अपने घर बुलाकर ये पूछ लिया कि मैं अनन्या से प्यार करता हूँ, और मैंने बिना लाग लपेट के हाँ कह दिया, और साथ ही उन्हें ये भी बता दिया कि अनन्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अनन्या को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसलिए वो मुझे नापसंद करती है, पर वे उसे समझा बुझाकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार कर लेंगे। इसलिए मैं उसकी पसंद या नापसंद को भूलकर उसे शादी करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति ले लूँ। इसके बाद मैंने अपने माता पिता से बात की और उन्होंने न सिर्फ अनन्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया, उन्हें मेरी शादी धूमधाम से करने के उनके ख्वाब को परे रखकर अनन्या के डैड की इच्छा के अनुसार दोनों पक्षों के खास लोगों की मौजूदगी में शादी की मेरी और अनन्या की शादी निपटाने के लिए भी तैयार कर लिया। इस तरह अचानक बिना अतिरिक्त प्रयास के अनन्या को अपना बनाने का मेरा सपना सच हो गया। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि ये उतने सहज और स्वाभाविक कारणों से सच नहीं हुआ जितना मुझे उस समय लग रहा था। दरअसल अनन्या के डैड ने उसे फोर्सफुली तैयार करके उसकी मेरे साथ जल्दबाजी में शादी इसलिए करवाई क्योंकि उन्हें कैंसर था जो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था, और उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुझसे बेहतर कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। पर उनकी जानलेवा बीमारी और मेरे एक तरफा चाहत का खामियाजा बेचारी अनन्या को चुकाना पड़ा, और उसे ना चाहते हुए मुझसे शादी करनी पड़ी। एक तरफ उसके सामने अपने अनचाहे जीवन साथी से दूरियां बनाए रखने की चुनौती थी, और दूसरी तरफ अपने मौत के मुंह में जा रहे पिता की देखभाल करने की। अनन्या ने दोनों ही जिम्मेदारियों का बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन किया।
उसने मुझे ये एहसास न दिलाकर कि उसकी मेरे साथ शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। ये कहकर मुझसे दूरियां बनाकर रखी कि उसे साइकोसेक्सुअल डिफंक्शन की बीमारी है, जिससे निजात पाने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। और दूसरी तरफ मुझे अपने पिता की बीमारी के बारे में बताए बिना उनकी सेवा करती रही। हम दोनों की शादी के लगभग 15 दिन बाद मुझे अनन्या के पिता की लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला, तो मैंने कई लोगों को डॉक्टर बना चुके उस व्यक्ति को बचाने के लिए जितनी कोशिश की जा सकती थी करने की कोशिश की, पर मेरी लगभग 1 सप्ताह की कोशिशों के वो ही नतीजा निकला जिसका निकलना 3-4 माह पहले ही तय हो चुका था। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मौत से कुछ देर संघर्ष करने के बाद गुरु दक्षिणा में मुझसे अनन्या की हर गलतियों को माफ करके उसे जिंदगी भर खुश रखने का वचन लेकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अनन्या का जितना अच्छी तरह से ख्याल रखते हुए उसकी अपनी पिता को खो देने के दुख से बाहर निकलने में मदद करता रहा और उसे उसकी बताए हुई बीमारी से जल्दी निजात ना पाने की वजह से अपराध बोध से ग्रसित ना होने के लिए भी समझाता रहा। उस समय मुझे लग रहा था कि थोड़े दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परसों शाम को मैंने उसे हम दोनों के तय प्रोग्राम के अनुसार विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए हॉस्पिटल से निकलकर कॉल की और उसका रिप्लाई सुना तो मुझे मेरे सपने पूरी टूटती नजर आने लगी। एक्चुअली उसने रिप्लाई में ये कहा था कि वो उस वक्त आपके क्लिनिक में बाहर से आए किसी डॉक्टर से अपनी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी का ट्रीटमेंट करा रही है, इसलिए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए नहीं पहुंच पाएगी। जबकि उस समय आप इस हॉस्पिटल की कॉल पर यहाँ ज़िंदगी से मायूस हो चुके एक पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने आई हुई थी। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी बैक करके आपसे ये पूछने आया कि अनन्या आपसे अपनी इस टाइप की किसी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट करा रही है या नहीं, और आपसे मुझे ये जवाब मिला कि आप हम दोनों की शादी के बाद से अनन्या से मिली तक नहीं। तो मैं समझ गया कि अनन्या को अपना बनाने का मेरा सपना ही बनकर रह जाएगा। सॉरी दी, मैं इससे आगे की दास्तां आपको नहीं सुना पाऊंगा। मैं समझ सकती हूँ अरुण कि ये सुनते हुए तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें आगे की दास्तां सुनाने के लिए मजबूर भी नहीं करूँगी। हाँ, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए तुम्हें मंजिल ज़रूर मिलेगी। अब मैं जा रही हूँ, प्लीज़ टेक केयर। थैंक्स दी। वरुण का जवाब सुनने के बाद रश्मि उसके केबिन से बाहर निकल गई और वो गहरी सोच के सागर में डूब गया। यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? अपना बैग लेकर हॉल में आते हुए वरुण ने पूछा। मेरी कैपेसिटी के अंदर का हुआ तो ज़रूर कर दूंगी। हॉल में अनन्या ने कुछ अनमने ढंग से जवाब दिया। तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर का ही है। एक्चुअली तुम्हें मेरे हॉस्पिटल तक जाकर रिसेप्शन पर मेरा रेजिग्नेशन लेटर देना है। क्यों? तुमने अभी तक उस हॉस्पिटल से रिज़ाइन नहीं किया क्या? अनऑफिशियली तो कर दिया है, बट ऑफिशियली नहीं किया है। मतलब? मैंने कल शाम को घर आने के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज से मैं उनके हॉस्पिटल को अपनी सर्विस नहीं दे पाऊँगा, बट उन्होंने मुझे अपनी सर्विस से फ्री करने के लिए मुझसे मेरे रेजिग्नेशन लेटर की ओरिजिनल कॉपी मांगी है, जिसे मैं खुद देने जाऊंगा तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ ऐसे लोग और वहाँ एडमिट कुछ ऐसे पेशेंट जिनके सेंटिमेंट्स मेरे साथ अटैच हो गए हैं उदास हो जाएंगे, और उन्हें उदास देखकर मैं भी परेशान हो जाऊंगा। इसलिए उन्हें मेरे रिज़ाइन के बारे में पता होने से पहले ही मैं इस शहर की सीमा के बाहर निकल जाना चाहता हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझसे मिलना भी चाहे तो मैं मिल पाने में अपनी असमर्थता बताकर अपने चाहने वालों का उदास चेहरा देखने से बच जाऊँ। अच्छा, तो तुम इसी वजह से कॉलेज से एमडी की डिग्री मिलने के बाद फेयरवेल सेरेमनी अटेंड ना करके चुपचाप खिसक कर आ गए थे, ताकि तुम कॉलेज में अपने चाहने वालों के उदास चेहरे देखने से बच जाओ? हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए तुमने फेयरवेल सेरेमनी अटेंड नहीं की होगी।
उस दिन मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं था। अभी फिजूल की बातें छोड़ो और ये बताओ कि मेरा ये काम करोगी या नहीं? कर दूंगी, थैंक्स, कहकर वरुण ने अपने जेब से एक लिफाफा निकालकर अनन्या को दे दिया। सुनो, मुझे भी तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलो। तुम अपने हॉस्पिटल में मुझे जॉब दिला सकते हो क्या? यार, तुम एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी कर लेती तो तुम्हें उस हॉस्पिटल में किसी की सिफारिश के बिना ही आसानी से जॉब मिल जाता। बट इट मीन्स उस हॉस्पिटल में एमबीबीएस डिग्री होल्डर के लिए कोई जॉब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस टाइप के प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे बचाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का काम कंपाउंडर और नर्स से ही लिया जाता है, इसलिए इनमें एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स की पोस्ट काफ़ी कम रखी जाती है। फिर भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। सुनो, यदि वहाँ मुझे एज द डॉक्टर जॉब मिल पाने की पॉसिबिलिटी नज़र ना आए तो मुझे एज द नर्स ही जॉब दिला देना। ओके, कहकर वरुण ने अपने मोबाइल से कॉल करके करीब 5 मिनट तक किसी से बात की और फिर मोबाइल वापस अपने जेब के हवाले करके अनन्या से कहा, तुम्हें उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एज द डॉक्टर ही जॉब देने के लिए एग्री हो गए हैं। एक्चुअली वे कल शाम को मेरे रिज़ाइन के बारे में इन्फॉर्म करते ही मेरी जगह किसी एमबीबीएस को ही रिप्लेस करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हॉस्पिटल के लिए 2 ही एमडी एम्प्लॉयज़ ही काफ़ी हैं। और उनका ऐसा मानना सही भी है, क्योंकि 3-3 एमडी एम्प्लॉयज़ हो जाने की वजह से डॉक्टर दीपक अक्सर हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग नाउ। कांग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग जॉब। टेक केयर। थैंक्स, बट तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मुझे अपनी ये न्यू ड्यूटी ज्वाइन कब से करनी है। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में। तुम्हें जब भी टाइम मिले अपने बायोडाटा छोड़ जाना, उसके बाद हॉस्पिटल से तुम्हें इंटरव्यू के लिए जब कॉल आ जाए। इट मीन्स मेरे इंटरव्यू देने के बाद कंफर्म होगा कि डोंट वरी, ये सब फॉर्मेलिटीज़ है। तुम्हें जॉब मिलना आज ही कंफर्म हो चुका है। थैंक्स, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरी इस हेल्प के लिए मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से उनके अंतिम समय में तुम्हारी लाइफ टाइम तक केयर करने का प्रॉमिस किया है। इस वजह से जब तक तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारी हर तरह की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, बाय, कहकर वरुण अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। अनन्या भावहीन चेहरा लिए अपनी जगह पर खड़ी रहकर उसे पोर्च पार करके घर के छोटे से लॉन तक जाते हुए देखती रही और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बेवजह घर में इधर उधर नजरें दौड़ाती हुई किसी गहरी सोच में डूब गई। अंकल, हम लोगों की डिवोर्स पिटीशन की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? कोर्ट रूम से बाहर से निकलने के बाद अनन्या ने अपने कुछ कदम आगे चल रहे अधेड़ आयु के वकील की बराबरी में आकर सवाल किया। 18 अगस्त को। अधेड़ आयु के वकील साहब ने अनन्या की ओर देखकर जवाब दिया। यानी पूरी 6 माह बाद? हाँ। आपने इतनी लंबी डेट क्यों ली? बेटा, पति पत्नी आपसी सहमत से मिलकर डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो अगली हियरिंग के 2-3 बाद ही डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। पर इसमें एकमात्र दिक्कत यही है कि पिटीशन फाइल करने के बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट 6 माह से पहले की नहीं मिलती है। और इसका मकसद ये है कि इस पीरियड में पति पत्नी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और दोनों के बीच सुलझने लायक डिस्प्यूट्स को तो सुलझाकर अपनी पिटीशन वापस लेने का मौका मिल जाए। तुम दोनों को भी इस 6 माह में एक दूसरे के साथ बैठकर अपने बीच के डिस्प्यूट सुलझाने का प्रयास करना है, ठीक है? जी अंकल। वरुण, तुम दोनों में से सीनियर पार्टनर तुम हो, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को बचाने के लिए अनन्या से ज़्यादा प्रयास करना है। जी अंकल। वकील साहब के दूसरी तरफ चल रहे वरुण ने कुछ इस लहजे में जवाब दिया जैसे वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। ओके अंकल, अब हम चलते हैं। कुछ कदम चुपचाप साथ चलने के बाद अनन्या ने वकील साहब अपने साथ वरुण के लिए भी जाने की परमिशन मांग ली। ठीक है,
पर मेरी दी हुई सलाह को अमल में ज़रूर लाना। और हाँ, अभी अपनी अपनी राह पकड़ने से पहले साथ बैठकर चाय ज़रूर पीना। वकील ने परमिशन के साथ साथ दोनों को मुफ्त में एक सलाह भी दे दी। साथ चाय पीना है या मैं जाऊं? वरुण के साथ कोर्ट की बिल्डिंग से निकलकर पार्किंग में पहुंचने के बाद अनन्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सवाल किया। साथ चाय पीने से वैसा कुछ होने वाला तो है नहीं जिसकी उम्मीद से शुक्ला अंकल ने हमें ये एडवाइस दी थी, इसलिए आई थिंक हमें सीधे अपनी अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए। वरुण ने भावहीन स्वर में जवाब दिया। वरुण, तुम 1 साल में इतने बदल जाओगे ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पहले तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने खोजते रहते थे और अब मुझसे बात करने के लिए बैठे बैठाए मिले बहाने को ठुकराकर जल्दी से खिसकना चाह रहे हो। आई कांट बिलीव इट। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। एक्चुअली मैं पहले तुमसे मिलने या बात करने के लिए बहाने इसलिए खोजता रहता था क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत जैसे इमोशंस होने के बावजूद मुझे तुम अपनी सी लगती थी और मेरे मन में ये उम्मीद जिंदा थी कि मैं तुम्हें पा सकता हूँ। बट जब मेरे तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे डैड की आखिरी इच्छा और पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने की सौगंध भी तुम्हें मेरे करीब नहीं ला पाई, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारा साथ मुझे कभी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा दिनों तक सरदर्द बनने की बजाय हालात से समझौता करके तुम्हारे बिना जीना ही सही लगा और पिछले 1 साल से मैं वही कर रहा हूँ। बाय द वे, तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर इस बात के लिए मुझसे कंप्लेंट क्यों कर रही हो? मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हैरानी जता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें इस टाइप की एडवाइस देते समय ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर नज़र आ गई है। बाय द वे, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया। आई आल्सो थिंक कि अब हमें आज के लिए एक दूसरे को बाय कह देना चाहिए। ओके बाय। बाय कहकर अनन्या अपनी कार की ओर बढ़ गई। अनन्या, तुम यहाँ किस लिए आई हो? एक पेशेंट के बाहर निकलने के बाद जैसे ही अनन्या वरुण के केबिन में दाखिल हुई वैसे ही अरुण ने हैरान परेशान स्वर में उसकी ओर ये सवाल का गोला दाग दिया। यार, इस जगह तक पहुंचने के लिए पूरे 1.5 घंटे तक ड्राइविंग करने और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्लिनिक तक वेटिंग रूम में 1 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करने के बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं और तुम हो कि पहले से ही परेशान एक मासूम सी लड़की की प्रॉब्लम सुनने की जगह उसे डांट रहे हो। जवाब में अनन्या ने बनावटी गुस्से का प्रदर्शन करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, सॉरी यार, बट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरे यहाँ आने की वजह से इस एरिया की सारी यंग फीमेल्स जान जाएंगी कि तुम मैरिड पर्सन हो और फिर तुम्हें वैसा भाव देना बंद कर देंगी जैसा अभी देती है। एक्चुअली मुझे इस इलाके में आकर मुझे तुम्हारे गांव और क्लिनिक का पता पूछने और यहाँ आने के बाद तुमसे मिलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम इस इलाके के जेंट्स के लिए तो थोड़ी वीआईपी हो बट यहाँ की फीमेल्स के लिए तो मोस्ट वांटेड हो। आई एम राइट? वरुण भैया, माँ क्लिनिक के रूल्स तोड़कर बीच में आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। बताइए, मैं क्लिनिक के नियमों का पालन करूं या माँ की आज्ञा मानूं? बाहर से सुनाई दिया अपने असिस्टेंट का सवाल सुनकर वरुण ने अनन्या या अपने माथात में से किसी की बात का जवाब देने की जगह अपनी सीट से उठकर अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन के बाथरूम में यह कहकर बंद कर दिया कि वो जब बाहर आने के लिए नहीं बोलेगा तब तक उसे बाहर नहीं निकलना है। ओके, बट प्लीज़ मुझे जल्दी से बाहर निकाल लेना। अनन्या का बाथरूम में से ये जवाब सुनने के बाद वरुण ने उससे कहा, श्योर, बट जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। और इसके बाद अपने असिस्टेंट से कहा, कोई सीरियस पेशेंट वेटिंग लिस्ट में ना हो तो माँ को अंदर भेज दो। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और हाँ, प्लीज़ जो लोग नए हैं
वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।